अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम में मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कुछ आईनी बुहरान की, कानून की बालादस्ती कितनी जरूरी है, अदलिया का किरदार कितना अहम है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में बड़े सवालात उठने लगे हैं, अदलिया के हवाले से, आईनी अदालतों के हवाले से, तरहमीम के हवाले से, जजिस की दुरानिया जो मुद्दत है मुलाजमत उसके इजाफे के हवाले से। इस सारे मामलात का जो असर है वो अवाम पर पड़ रहा है। अवाम पर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अवाम के पीछे जो है वो सियासी पार्टियां खड़ी हुई हैं। सियासी पार्टियों के अपने अपने एजेंडे हैं, नैरेटिव है। चाहे हुकूमत में पार्टियां मौजूद हों, वो अपने मफादात की खातिर शायद अदलिया का इस्तेमाल कर रही हैं, और कुछ जो अपोजिशन है वो भी शायद अपने मफादात का इस्तेमाल अदलिया के लिए कर रही हैं। ये सारी सूरत हाल है। अवाम के कुछ सवालात हमेशा की तरह हम अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं। तो आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, जिनके साथ आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, जनाब साबिक चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट फैसल अरब साहब, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं फैसल अरब साहब, और बड़े उन्होंने अहम फैसले भी दिए। अगर आर्टिकल 62-63 की बात की उस हवाले से उनके बड़े अहम फैसले और दीगर बड़े मामला में बड़े अहम फैसले रहे हैं। सर, सबसे पहले ये जो मामला चल रहा है, क्योंकि आईनी तरमीम की जो बात हो रही है उसके पसे पर्दा जो बात है वो दो चीजें हो रही हैं। एक तो कहा जा रहा है आईनी अदालतों का क्याम। ये आईनी अदालतें हैं क्या? मतलब आवाम इस पे थोड़ा सा समझना चाहती है आपके तवज्जुह से। ये आईनी अदालतें हैं क्या, और जरूरी है भी या नहीं भी? देखिए, आईनी अदालतों का स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या होगा, उसके कानून क्या होगा, ये तो किसी को भी नहीं पता अभी तक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए अगर कोई चीज लाई जाती है तो ये तो लीगल क्योंकि है, तो ये पब्लिक में वो डॉक्यूमेंट जो अमेंडमेंट है, प्रपोज अमेंडमेंट, उसको फ्लोट होना चाहिए, सबसे इनटेक लेना चाहिए लोगों के, फिर उसका पार्लियामेंट में प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन अगर पता चले कि इजलास चल रहा है और आज ये अमेंडमेंट पे के ऊपर वोटिंग होगी या कल होगी और उसका ड्राफ्ट पब्लिक में आया ही नहीं है, तो इससे फिर शकूक व शुबात पैदा होते हैं कि ये किस चीज को क्या किया जा रहा है, किस चीज को हाईलाइट करने, क्या मकासद है इसको हासिल करने के लिए। आपको क्या मकासद लग रहे हैं फैसल अरब साहब? आपको बताया क्या लग रहा है इसके पीछे? देखिए, ये आजकल के जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से शायद सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं है कि कोई ऐसा, या खौफ है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, तो वो चाह रहे हैं कि अब इनको पूरे 17, 18, 19 जज जितने भी हैं वो एक तरफ हो जाएं, वो उनको उनसे पावर, उनकी सुप्रीम कोर्ट के पावर लेके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी जाए, और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो वहाँ वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सब उसमें डिस्कस हो। ये मकसद जिस तरह से कॉमन ये फैसल साहब, ये अरब साहब, ये खौफ कोस किसको होगा आपके ख्याल में? ये खौफ क्या हुकूमत को खौफ है? वो ये चाहती है कि ये अलग अलग पार्ट हो सुप्रीम कोर्ट का, और कुछ मामला आईनी अदालत में चल रहे ये अलग पार्ट हो। ये खौफ हुकूमत को है या किसी और को है, खौफ है जिसकी वजह से सारे मामला हो रहे हैं? देखिए ना, अब जिस जो हुकूमत है वो कहती है कि उनका प्राइम मिनिस्टर ये 5 जजेस लगाएंगे अपनी मर्जी से, ठीक है, पहले 5 जजेस हम लगाएंगे। तो ये इनका टेन्योर अगर 3 साल है, 5 साल है, हमें नहीं पता क्या करने जा रहे हैं। तो फिर अपनी मर्जी के जज लगाना, या कोर्ट पैकिंग जिसको कहते थे बाहर के टर्म में, और यहाँ पूरी की पूरी कोर्ट अपनी मर्जी के लगाएं और उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आए वो वही अदालत सुने। तो ये किसी कोई खौफ है ना कुछ, जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। अच्छा, कहा यह जाता है कि आईनी अदालतों का जो मामला है ये इससे पहले भी था। मतलब ये क्या वाकई भी, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब की एक तकरीर सुनने को मिली, उसने कहा ये कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जब हयात थी वो उस वक्त भी ख्वाहिश थी कि आईनी अदालतें बने। ये क्या वाकई भी, क्योंकि आप उस वक्त जज थे तो आपको पता होगा, आप चीफ जस्टिस भी रहे हैं, तो आपकी इल्म में रही है बात कि उस वक्त पहले भी बात निकली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात निकली थी। असल में जब जब देखें ये
साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बुनियादी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन को ये हिला देने वाली बात है। इसके लिए क्या होता है कि लोग पब्लिक में इलेक्शन से पहले बोलते हैं कि जी हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनानी है, और उसके बाद वो मैंडेट लेके फिर असेंबलियों में आए ताकि उनके पास ये मैंडेट हो कि जी हम इस चेंज को लोगों को पास गए, उनसे हमारे मंशूर में और हमारी डिमांड थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कोड लाएंगे, और उसके बाद वो लेके आए और पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी हो तो उसको वो चेंजेस लाए। लेकिन उसका भी तरीकेकार क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो एक अलग बात है, वो सही है या नहीं है। लेकिन ये सब चीजें इस तरह से की जाती है, ऐसे नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कल फर्स्ट करो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना है तो इलेक्शंस में वोट पब्लिक की मर्जी ली जाए कि ये हम चेंजेस लाएंगे, उसके बाद ये सब कुछ हो। जी आइन के आर्टिकल 63A की बात की जाए, 62 की बात की जाए, आपने इससे मुतालिक फैसला भी दिया था जहांगीर तरीन के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से। तो ये जो कल जो डिसीजन हुआ है इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? ये आइन का तकाजा पूरा हुआ है, कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, या कुछ यहाँ पे आप टिल्ट देख रहे हैं कोई मामलात में किसी तरफ? नहीं, देखिए 63A क्यों आया? हमारे जहां सोसाइटीज में कलेक्टिव विजडम के बेसिस पे एक पार्टी की कलेक्टिव विजडम होती है कि प्राइम मिनिस्टर इसको चुना जाएगा, चीफ मिनिस्टर इसको चुना जाएगा, नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा, या कॉन्फिडेंस वोट होगा, या बजट पास होगा, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है। तो ये कलेक्टिव विजडम वाली बातें हैं कि हर पार्टी अपने मुल्क आपस में बैठ के डिस्कस करके ये लेके आते हैं, और ये कलेक्टिव विजडम के बेसिस पे वो वोटिंग करते हैं असेंबली में या सेनेट में। अब यहाँ पे देखा गया तारीख में छांगा मांगा, आपको तो पूरा याद होगा, उसके बाद और ये फ्लोर क्रॉसिंग करके और सिटिंग गवर्नमेंट को किसी को नो कॉन्फिडेंस से किसी को हरा के या बजट फेल करवाना है या कुछ करवाना है, तो लोगों को जीत के उनको फ्लोर क्रॉसिंग करा के, चाहे धौंस धमकी या पैसे या जो भी कुछ लालच या डरा के वो उनको चेंज करा देते थे। तो 63A आया कि देखिए आपकी सीट चली जाएगी अगर आप ये करेंगे। अच्छा, आइन जो है ना वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। कहीं किसी दुनिया में किसी मुल्क में 150 साल आइन बने, कोई 200 साल बने, वक्त की जरूरत के साथ साथ उसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, क्योंकि वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसको कहा जाता है कि आजकल के हालात से ये प्रोविजन को हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करें कि जो ये मकसद हासिल करना चाहते हैं उसको रोका जाए। ठीक है, अब आप देखिए कलेक्टिव विजडम, किसी ने भी आज तक ये नहीं बोला कि ये बात जमीर मैं हूं और मैं पार्टी ये कहती है इस तरह से वोट करो, मैं रिजाइन करके चला जाता हूं, मैं असेंबली छोड़ देता हूं, मैं ऐसा वोट नहीं करूंगा। ऐसे नहीं होता। ना ही उस मेंबर की ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी होती है कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और पार्टी ने कुछ दूसरी। लेकिन फैसल साहब, आप तो इस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। एक तालिब इल्म की हैसियत से, एक जस्ट छोटे से एक बीट रिपोर्टर की हैसियत से भी हम इसको थोड़ा सा देखें तो क्या मेंबर पार्लियामेंटेरियन अपनी राय नहीं रख सकता? वो बाउंड है, वो सिर्फ उसी राय पे ऊपर जो पार्टी की राय है, मतलब वो अपनी राय को भी बाउंड कर सकता है। ये मतलब इसमें जमहूरियत तो ना हुई है, इसको आमरीत कह सकते हैं हम? नहीं, देखें, एक पार्टी के लिए एक मेंबर वोट लेके आया और पार्टी बनी, उसके 50, 60, 100 मेंबर हुए। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्राइम मिनिस्टर किसको इलेक्ट करेंगे। वो सब पार्टी मेंबर्स बैठ के, उस मेंबर की राय इख्तलाफ है, वो उसको बतौर प्राइम मिनिस्टर अपनी किसी क़यादत को रेकमेंड किए को पसंद नहीं करता तो वो उसकी राय का एहतराम नहीं करना चाहिए, इसका मतलब? नहीं, देखिए लॉ में पार्लियामेंट्री पार्टी लिखा हुआ है। पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड सबको बुलाएगा, जितने भी MNAs होंगे, और वो मिलके डिस्कस करेंगे कि किसको वोट करना है, किसको प्राइम मिनिस्टर। अगर उस पार्टी के पास अपनी मेजोरिटी है तो किसको हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। अगर वो किसी और पार्टी, हम उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, किसी को वोट देना है दूसरी पार्टी के किसी मेंबर को, तो वो कलेक्टिवली डिसाइड कर रहे हैं, हर एक अपनी राय दे रहे हैं वहां पे। इंडिविजुअल राय नहीं है, इज्तिमाई राय है। इंडिविजुअल राय का एहतराम नहीं है किसी भी हमारे कानून में।
हमारे कानून में डिसिप्लिन होता है। देखें पार्लियामेंट क्या करती है, बिल कैसे पास होता है, सारा वोटिंग होती है ना, फिर एक राय निकलती है, जो पास होता है वो बिल बन जाता है, उसमें मुख्तलिफ राय भी होती है ना। तो इसी तरह अंदर पार्टी के अंदर भी जो जितने एमएनएज हैं वो मिलके राय, वो जो राय देते हैं या तो यूनानिमस होगी या मेजोरिटी होगी, ठीक है। आप किसी भी पार्टी को देख लें, किसी ग्रुप को देख लें, कहीं किसी भी चीज को, अगर कहीं तो या तो सब एक बात पे एग्री है तो उस पे चला जाता है, या तो फैसल अरब साहब, हम इसको यूं समझे कि आपकी कानूनी राय के मुताबिक ये जो फैसला आर्टिकल 63A का हुआ है ये कोई मुनासिब फैसला नहीं हुआ, हम यूं कह सकते हैं। नहीं, देखें, ये देखें आप इसके कॉन्सिक्वेंस देखें। जिस पार्टी के बंदे तोड़ दिए जाएं लालच देके, उसके पार्टी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया, फिर वो पार्टी वही सीटें खाली हो जाए, उसमें बाई इलेक्शन पे जाए, उसे बाई इलेक्शन पे लड़े। इस दौरान क्योंकि वो माइनॉरिटी हो गई तो दूसरी पार्टी जो माइनॉरिटी में थी वो अपने स्ट्रेंथ पे इलेक्ट हो गया प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक अमानत में खयानत हुई, और कहा कि जो खयानत जिसने की उसको तो सजा दो, लेकिन जो खयानत का जो माल है, जो चोरी हो गया, वो वापस नहीं होगा। यानी वोट काउंट उसका करेंगे, क्यों करेंगे वोट काउंट उसका? इसी चीज को तो रोका जा रहा है। वरना ये अब आप कहेंगे जी हाँ, अगर उस मेंबर अब क्या होगा फैसल अरब साहब, ये तो फैसला हो गया ना, अब तो नहीं रोका जाएगा ना। अब क्या होगा, मतलब पार्टी से हट के मेंबर अपनी राय दे सकता है इस फैसले के बाद? राय देगा, उसका वोट काउंट होगा, बस। गलत काम तो फिर भी कहलाएगा ना। इसका मतलब ये फैसला गलत हुआ है जी, मतलब ये फैसला गलत। मेरे ख्याल में इससे नहीं करता है 63A के अभी फैसले से कल हुआ है, क्योंकि ये जो जिस अनड्यू बेनिफिट लेके रास्ता खुल गया। और हमारे पास देखें आप कितने लोगों को, एमएनएस को जानते हैं जिनको उसूली फैसले पे कहा कि मैं पार्टी से एग्री नहीं करता, इस मामले पे उस मामले पे, सब चुप बैठे होंगे। और जब वोटिंग आएगा उस दिन 6 वोट, 10 वोट, 12 वोट मेंबर इधर से उधर हो जाते हैं। तो ये कौन सा जमीर की आवाज होती है इसमें? हमारी हिस्ट्री क्या बताती है? कभी जमीर की आवाज वालों ने कभी खुद ही रिजाइन कर देना, पार्टी छोड़ दें। लोग पार्टी छोड़ते भी हैं, तो इस तरह छोड़े ना, जमीन की आवाज पे पार्टी छोड़ दें, बोले हम इसमें वोट ही नहीं करेंगे, हम ना वोट करते हुए डिस्क्वालीफाई हो जाएगी सीट हमारी, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, हम उसकी जगह छांगा मांगा भी जाके बैठ जाएंगे, हम उसकी जगह पे सिंध हाउस में भी बैठ जाएंगे, हम उसकी जगह पे कहीं और भी बैठ जाएंगे, छुप जाएंगे, मरी चले जाएंगे। ये कौन सा इंडिपेंडेंट बात है? सही सही फैसल अरब साहब जी, जी ठीक हो गया, जी हाँ, ये अच्छी बात है। ठीक। वैसे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसल अरब साहब हमारे साथ, साबिक जस्टिस हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी राय दे रहे थे आर्टिकल 63A के फैसले से मुतल्लिक। और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब साहब मौजूद हैं, साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हमारे साथ हैं। गुफ्तगू कर रहे थे और हम बात कर रहे थे आइन के आर्टिकल 63A के फैसले से मुतल्लिक, आईनी अदालतों से मुतल्लिक भी बात कर रहे हैं। कुछ अहम सवालात, अवामी सवालात हम फैसल अरब साहब से पूछेंगे। सर, हम कुछ ये भी मालूम करना चाहते हैं, एक तो हमारी अदलिया की कारकर्दगी क्यों नहीं अच्छी? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आई थिंक सो, जहां तक मैंने देखा था 125वें नंबर, अब मेरा ख्याल और ज्यादा उसका नंबर आगे गिर गया है, मतलब और उसकी कारकर्दगी गिरती जा रही है। तो वजूहात क्या है, खामी क्या है? क्या जजेस की कमी है, या हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट है, या अदलिया खुद इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रही? अब मैं आपको बताऊं, हमने भी नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वगैरह सिलेक्शन प्रोसेस में थे, तो हमसे बहुत पहले एक जस्टिस थे हाजीपुर खैरी साहब, तो वो मुझे मिले, तो वो उनको पता चला, हमने कहा हम तो ये एफर्ट लेके हम सेलेक्ट करते हैं अभी,
कुछ साल पहले 2013-15 के बाद की वजह से। तो वो कहने लगे पहले जमाने में तो आते ही नहीं थे हमारे पास जजेस, इतनी तनख्वाहें कम थी, इतनी तनख्वाहें कम थी कि हमने तो कभी कभी उनको डॉन अखबार पकड़ा दिया कि आप रीडिंग करके बताएं। जो डॉन कर लिया और एलएलबी पास किया हुआ होता था, हम उसको जज बना देते थे उस वकील को। तो ये तो इसी तरह से तो हमारी जुडिशरी बिल्ट हुई है। तो अब ये एजुकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस, ये दोनों चीजें मिलके अच्छा जज लाती हैं, जब जाके होता है। और फिर जजेस की कमी को पूरा करना। अभी देखिए, मैं जब जज बना था, थोड़ा सीनियर हुआ, तो मैंने देखा कि 10 साल में सिर्फ 106 जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए थे। और उसके बाद मैंने 2-3 साल में मैं जिस प्रोसेस में था, तो उसमें 400-500 किए गए कि भाई कोर्टों में जो जजेस होने चाहिए। आज नीचे की कोर्टों में पेंडेंसी इतनी पुरानी नहीं है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ले लें या सिविल जज को, आप इंटीरियर सिंध में से आप पता कीजिए। हाँ, क्वालिटी, अब वो जो जजेस जो पहले अपॉइंट हो गए हैं बहुत पहले, उसमें से बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कई हैं जो काम से घबराते हैं, काम आता नहीं अगर पूरी तरह से करना, तो फिर वो इसका इसका मतलब है सर, तनख्वाहों की कमी, इमारत की कमी, और यही वजह है जजेस की कारकर्दगी की। हाँ, नीचे की कोर्ट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। अब मराद अभी बहुत बेहतर हुई है, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जज तो इंडक्ट हो गया ना 30 साल। तो जजेस की इमारत बेहतर हुई है, कारकर्दगी बेहतर क्यों नहीं हुई सर? जी, इमारत बेहतर हुई है तो कारकर्दगी बेहतर क्यों नहीं हुई? नहीं, उस लेवल पे नहीं हुई बेहतरी। और देखिए, आप अच्छा आदमी लगा सकते हैं, लेकिन अंदर किसी ने दिल चीर फाड़ के देखा नहीं है कि वो ईमानदारी से काम करेगा, एफिशिएंट करेगा, या वो बेईमानी से भी करेगा, या बदनीयती भी होगी उसके अपने किसी के जाती मफाद के लिए। तो ये सब चीजें आपके जुडिशरी में आपके लेवल को बहुत गिरा देती। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत अच्छे भी जजेस हैं जो। सर, आपकी एक राय लेना चाहता हूं। आवाम आपकी बात क्योंकि सुन रही है, बड़ी गौर से सुनती है, और आपकी राय लेना चाहता हूं। ये जो बिगाड़ पैदा आया, ये चीफ जस्टिस अता बंदयाल के वक्त से आया या अभी मौजूदा चीफ जस्टिस फायज ईसा के वक्त से बिगाड़ पैदा हुआ अदलिया में? ये क्या बिगाड़ पैदा हुआ? एक जज का, बंदयाल साहब ने क्या क्या, मिसाल दें। मिसाल, वो कहते हैं ना, 22 था, वो उनका टिल्ट था पीटीआई की तरफ। हुकूमती मेंबरान कहते हैं, मैं नहीं कहता, हुकूमत के लोग कहते हैं ना कि उनका टिल्ट था, वो एक सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे। इसी तरह फायजी साहब इल्जाम है कि उनका टिल्ट है मौजूदा हुकूमत में। तो इसको अवाम बिगाड़ समझती है ना कि अदलिया के जजेस का क्या काम है, वो टिल्ट क्यों कर रहे हैं, एक तरफ झुकाव क्यों करते हैं? अवाम देखती है कि किसके साथ क्या ज्यादती नजर आती है, तो उसके साथ कोर्ट ने उसको रिलीफ दिया कि नहीं दिया। अगर दिया तो जिसने ज्यादती की है वो कहेगा कि जी ये जजेस ठीक नहीं है। और अगर कोई जिसके साथ ज्यादती हुई है, अगर उसके साथ ज्यादती की जाए, तो वो बोलेंगे कि अवाम बोलेगी कि ये जज ज्यादती कर रहे हैं। तो या तो हुकूमत ज्यादती बोलेगी अगर जज ने रिलीफ दे दिया उसको जिसको हुकूमत नहीं चाहती थी, और अगर हुकूमत के फेवर में कर दिया तो फिर अवाम जो समझती है कि ये गलत फैसला हुआ, तो अवाम उस जज के लिए बोलेगी। ये तो लोगों का राइट है क्रिटिसाइज करना जजेस के लिए। अब एक जजमेंट देता है कोई, तो उसमें किसी को रोका नहीं जा सकता। वो मतलब आपकी नजर में दोनों जज साहिबान, जो अवाम की राय अपनी जगह पे, लेकिन दोनों जज साहिबान ने अपनी अपनी जगह पे सही काम किया आपकी राय के मुताबिक? नहीं, सब मैं देखे, किसी का दिल फाड़ के नहीं देखा हमने किसी ने। लेकिन जो जजमेंट्स आई हैं, जो जजमेंट सीना किसी को चीर के तो नहीं देखा होता ना कि ये बुरा आदमी है या अच्छा आदमी है। सिर्फ फैसलों से पता चलता है कि ये अच्छा फैसला किया या बुरा फैसला किया, और उस बुरे फैसले से फिर लोग बोलते हैं कि ये जज ठीक नहीं है और ये जज ठीक। सर, आप जिस वक्त में जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त के हवाले से कुछ इस वक्त के जो नून लीग के रहनुमा तनकीद करते हैं कि टारगेट करके अदलिया ने पीएमएलएन के जो है रहनुमा नवाज शरीफ को निशाना बनाया, पीएमएलएन को निशाना बनाया। क्या वाकई भी उस वक्त, क्योंकि आप तो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अहम ओहदे पे फाइज थे, क्या वाकई भी ये रूमन्स या ये चीजें सिलसिला चल रहा था उस वक्त? नहीं, देखिए, अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर हो
और बहुत बड़ा पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, और प्रॉपर्टीज डिस्क्लोज हो जाएं जो आपने डिक्लेयर नहीं की हुई थी, तो उसके लिए तो आपके इलेक्शन लॉ में कानून बना हुआ है, आपके कानून बना हुआ, उसको कोई इन्वोक करता है, तो आप बताइए कि वो कोर्ट में फैसला लेके जाएगा तो उसको कोई फैसला नहीं चलाए कोर्ट, तो एक तरफ फैसला होगा। लेकिन मैं नहीं कह रहा, नून लीग के रहनुमा कहते हैं कि अगर बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो इस पे सजा का तायन कैसे हुआ, मतलब वो इसको बायस समझते हैं। आप वो बेटे से तनख्वाह वाली बात करते हैं ना, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर हुआ वो जाके दुबई में नौकरी करेगा? मुझे बता। दूसरा ये बात, अच्छा इस केस को छोड़ दें, एक मैं मिसाल देता हूँ। लोगों के छुपे हुए कंपनीज बनाते हैं बाहर, फॉरेन छुपे हुए, आपने देखा ना, जैसे विकीलीक्स में लीक हुए, उसमें असल बेनिफिशियरी कोई और होता है जिसका एड्रेस होता है। अगर अगर मैं नौकरी दिखा दूं अपनी दुबई में, तो मेरा एड्रेस में फिर वो दुबई का दिखा सकता हूँ ना फिर मैं, तो फिर मुझे जो वहां से बेनिफिट आना है या करस्पॉन्डेंस होगी तो वो पाकिस्तान में टच करेगी नहीं, तो पता नहीं चलेगा एक लंबे अरसे तक कि जो कंपनी है इसका बेनिफिशियरी पाकिस्तान में रहता है। इससे सवाल ये उठते हैं ना कि बात तो हो रही थी लंदन फ्लैट्स की, ये तनख्वाह पे आके नाहली, ये समझ नहीं आई। वे सवाल वैसे उठते हैं कभी कभार ना, आवाम सोचती है, कभी हम आवाम में पूछ। वो उठते या लोग अलग अलग परसेप्शन है ना। अब उन्होंने ये देखा कि देखें, कोर्ट में फैसलों में ये होता है कि क्या पॉसिबिलिटी क्या है। उस वक्त भी तो लंदन फ्लैट्स का पता था ना, फिर बाद में ये आए, अब एक्सप्लेन कर देते। अब खुद देखे ना, असेंबली में कहा कि ये वो जराए हैं, तो वो जराए बताने के लिए वो साफ नहीं हुए जराए। फिर लोगों में परसेप्शन डेवलप हो गया कि ये फ्लैट्स हैं ये छुपी हुई किसी इनकम से दिखाए गए। तो अब आप कुछ भी कह लें, आप जो जो एक पार्टी के होंगे नून लीग के, वो ये बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादती हुई तो तनख्वाह पे कर दिया। दूसरे कहेंगे देखा इतना छुपाया, इतना किया, कौन प्राइम मिनिस्टर किस मुल्क का जाके नौकरी दिखाता है अपनी के यूएई में मैं नौकरी कर रहा हूँ और मुझे तनख्वाह तनख्वाह कहाँ से मिलती, जब कोई देने के लिए होती तो मिलती ना तनख्वाही। वो तो देखें, वो तो कैमोफ्लेज के लिए, अगर मैं कोई कंपनी बना दूं कि मैं उसमें एम्प्लॉय हूँ और मेरा एड्रेस दुबई का है या मस्कत का है या कतर का है, तो फिर क्या होगा उसमें। और तनख्वाह तो मुझे चाहिए नहीं, मैं तो किसी और मकसद के लिए वो उसमें मैं तनख्वाहदार दिखाया जा रहा हूँ। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ ना। तो फिर आप फिर वो अखज़ क्या होता है इससे। आप देखिए, आप इतनी बड़ी पोजीशन पे है ना, आप बताइए कहाँ से आया, कहाँ से एसिड बना, नहीं बता सकते तो फिर। फैसल अरब साहब, ये एक सवाल एक और भी आपसे जरूर मालूम करना चाहेंगे। ये तो ठीक है, अपनी जगह पे मामला चल रहे हैं, इस वक्त कुछ सियासी रहनुमाओं के हवाले से अगर बात की जाए, खासतौर पे तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, उसकी बात की जाए, उनके ऊपर केसेस का भी एक सिलसिला चल रहा है, तो आपके ये समझते हैं कि ये जो आईनी अदालतें बनाने का मामला है, जिसके ऊपर कुछ एक तशरीह आई थी, कहा गया था कि जी अदलिया के 5 जजेस या लार्जर बेंच पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो जाता है, केस के ऊपर बैठ जाता है, तो हम आईनी अदालतें इसलिए बनाना चाहते हैं कि जो आम रूटीन के केस है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये जस्टिफिकेशन सही है? मतलब अवाम के इस हवाले से अगर सोचे, अवाम कहती बड़े बड़े केसेस जो हैं वो अलग अदालतों में चले, जैसे इस्लामिक मामलात हैं तो वो अलग अदालत में चलते हैं, इसी तरह ही सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच बजाय कि इसी आईनी मामले में बने तो वो अलग आईनी अदालत में बने। तो ये एक अच्छा शगुन नहीं होगा? आपके बतौर आईनी माहिर आप इसको नहीं समझते अच्छा मामला ये? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ही बोल दिया जाए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट से ही कानून बनेंगे, आप एक आईनी बेंच बनाएंगे जिसमें ये बात चलाई जाए, ये केस उसमें लिए जाएंगे। देखिए, आप अगर अपनी तरफ से हुकूमत 5, 6 या 7 जजेस चुनती है अपनी मर्जी के, और फिर वहां पे मामला जाते हैं, तो वो आईनी अदालत के फैसले तो दोनों किस्म के आ जाते हैं ना, दोनों साइड से, जिसकी जिसकी जो जिस तरह उसको इंटरप्रेट करता है उस तरह से आ जाते हैं। जजेस
एक तो इख्तलाफ क्या है आईनी अदालतों में? इख्तलाफ क्या है? मुझे ये थोड़ी बतौर जर्नलिस्ट एक चीज समझ नहीं आ रही इसमें। इख्तलाफ है क्या चीज? मतलब कि जज आईनी अदालतें होनी भी चाहिए, तो इख्तलाफ इसमें है क्या? आईनी अदालत तो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अभी ये सुप्रीम कोर्ट है वो आईनी अदालत जाहिर बात है वो आइन का हिस्सा है, आइन ने उसको जी मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसमें इख्तलाफ क्या है? अगर वो एक अलग पार्ट आप जैसे खुद तजवीज दे रहे हैं, तो इख्तलाफ नजर नहीं आ रहा मुझे कोई खास, पर बजाहिर ऐसा इतना नहीं आप देखें, नहीं देखें, आप रिटायर्ड जजेस को उसमें डालेंगे। अच्छा, मतलब एतराज सिर्फ रिटायर्ड जजेस पे ना डालने पे? एक बात, आप उम्र की बात करते हैं ना, उम्र बढ़ाना करने की भी इसमें इससे कनेक्टेड है वो चीज। जज जज की सिक्योरिटी जो होती है ना, कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का जज 65 बरस की एज से पहले रिटायर नहीं होगा, उसको आप निकाल नहीं सकते। यही उसकी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंट फैसले करने की को फैसिलिटेट करता है, कि मैं 65 की एज तक रिटायर नहीं होगा, मैं अपने जमीर के हिसाब से फैसला कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उसको कम नहीं कर सकती हुकूमत उस उम्र को, वरना फिर वो सरकार की मर्जी के मुताबिक करे। और जब बढ़ाती है उम्र, तो भी एक होता है कि एक 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 किस्म का उनको तोहफा दिया जा रहा है, तो वो उसमें ना चले जाए कोई जज के, अरे हमें 3 साल हमें और नौकरी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने कहीं और भी कहा है कि अगर जजों की उम्र बढ़ानी है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का आज सिटिंग जज में से किसी की नहीं बढ़ाए, जो हाई कोर्ट से आए उस कानून में उसकी बढ़े, फिर ऑटोमेटिकली जो रिटायर होते जाएंगे फिर उनकी उम्र 65 से आप उसकी 68 कर दें, और हाई कोर्ट की उम्र में भी जो न्याय जाए। लेकिन आप उन्हीं सिटिंग जजेस को अगर आप बढ़ा के टाइम देंगे, तो फिर वो, इसका मतलब है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दोनों चीजों से कवर होती है, या तो उसकी उम्र कम नहीं करे या उसकी उम्र बढ़ा के उसको तरगीब ना दे। सर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब साहब मौजूद हैं और साबिक चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, और उनके साथ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फैसल अरब साहब, बड़ी तफसीली तौर पे आपने बड़े अहम मामलात पे गुफ्तगू की। एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। आपने तो देखा भी होगा कि अदलिया के ऊपर तनकीद हो रही है, अवामी तनकीद हो रही है, कुछ फैसलों के हवाले से तनकीद होती है, कुछ जाती तो उसके ऊपर नुक्ताचीनी होती है। जबकि फायज ईसा की अगर बात करें, तो फायज ईसा साहब ने जब प्रोसीडिंग्स का मामला था वो बराह रास्त भी किया, और यकीनी तौर पे अगर मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बराह रास्त प्रोसीडिंग से एक अवाम को अवेयरनेस जरूर पैदा हुई कि मामला अंदर क्या है। तो अदलिया के ऊपर इस तरह की जो तनकीद होती है और सियासी पार्टियां उसको टारगेटेड करती हैं, मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए अता बंद रियाज साहब थे तो पीएमएलएन और दीगर सियासी पार्टियां उनको तनकीद करती थी। इसी तरह इस वक्त फायज ईसा साहब हैं तो इस वक्त पीटीआई या उसके दीगर जो पार्टियां हैं वो उसके ऊपर तनकीद करती हैं या उनके वर्कर अपनी राय देते हैं। तो आप समझते हैं अदलिया को इसमें घसीटना एक अच्छा अमल, मतलब उनकी राय के लिहाज से अच्छा अमल है, ठीक है जी उनकी राय उनका एहतराम करते हैं, या अदलिया को इससे चीजों से दूर रहना चाहिए या दूर रखना चाहिए, उसके लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए? देखिए, अदलिया जो फैसले देती है उस पर आदमी राय बनाए कि ये गलत है ये सही है, लेकिन पर्सनल हो जाना, उस जज के खिलाफ बोल देना, एक पार्टी को, क्योंकि एक पार्टी पॉलिटिकल मैटर्स में एक पार्टी नाराज है तो वो जजेस को बुरा भला कह रही है, जब दूसरे मामले में जब कोई दूसरा जज जब उसी पार्टी को जिसके फेवर में पिछली दफा हुआ हो कि किसी एक चीफ जस्टिस ने, तो वो उसको बुरा भला जज को कहने लगे। जजेस को बुरा भला कहने से क्या फायदा होगा? ये जजेस के फैसलों को आप दिल खोल के खुली तरह क्रिटिसाइज कीजिए, डिस्कस कीजिए, ताकि आगे जाके उनमें चेंजेस लानी चाहिए। वो लीगल लोग जो लॉयर्स होते हैं, सब फोरम होते हैं जो, या इवन
जर्नलिस्ट आपको आपको वैसे जाती तौर पे लगता है आपके इस पूरे कैरियर में, आपके बतौर जज, बतौर चीफ जस्टिस, पूरे कैरियर में जजेस कभी बायस रहे हैं, या जजेस से कोई हलफ लिया जाता है कि वो भी बायस ना हो, कम से कम किसी सियासी पार्टी की तर्जुमानी करते हुए नजर ना है? हलफ में कोई इस तरह की चीज होती है, उससे यकीन दहानी होती है? पहले दिन पहले दिन हलफ उठाया जाता है, उसमें सब बातें लिखी हुई हैं। अगर आप कहेंगे तो ये आप हलफ देख लीजिए, आइन के अंदर पीछे आखिर के शेड्यूल में हलफ दिया गया है, उस साफ लिखा गया है। वरना वो इतना बड़ा ओहदा दिया जा रहा है और वो किसी पार्टी की तरफ से, किसी दोस्त के लिए, किसी आ, आ, तरगीब में आके, किसी में लालच में, इसमें उसमें, ये सब सब कुछ, सारा कुछ लिखा है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट भी है जजेस के लिए। तो ये चीजें हैं। तो कई चीजों पे देखिए इज्तनाब करना चाहिए जजेस को खुद, जब वो देखें कि इस केस में मुझे नहीं सुनना है और मेरे अलावा और जजेस हैं, और कोई जेन्युइनली एतराज उठाए तो फिर उसको सुने ही क्यों, कि बाद में जाके वो उसको पर्सनल जज का बायस उसमें लगा दिया जाए। आपको बजाय जाती तौर पे लगता है कि अदलिया का मोराल गिर गया है? जाती राय है आपकी? मेरे ख्याल से जिस तरह आजकल हो रहा है तो मुझे तो मेरे जो दोस्त और बाप हैं वो तो कहते हैं कि आप अच्छे वक्त में भाई रिटायर हो गए। आजकल देखिए अदलिया के साथ क्या किस तरह से रवैया रखा। आप समझते हैं सियासी पार्टियों ने जानबूझ के अदलिया को बीच में घसीटा है? अदलिया का कोई लेना देना नहीं है, अदलिया की अपनी कोई जाती इंटरेस्ट भी है? अब मैं पर्सनल इंटरेस्ट किसी और का कैसे बता सकता हूँ? बजाहिर आपको क्या लग रहा है फैसलों की नोयत से? आपको क्या लगता है? कुछ फैसलों से बिल्कुल, मुझे जैसे मैंने कहा ना कि आप फैसलों पर एतराज कर सकते हैं, मुझे इख्तिलाफ है फैसलों से। कई फैसलों से मुझे इख्तिलाफ है, कई मुझे अच्छे लगते हैं, कई बुरे लगते हैं। तो अच्छा, एक बड़ी जी, के जमाने से बात ये कि जज बने तो जज। जी जी। एक सर राय एक क्रिएट हुई है छोटी सी, मैं चाहूंगा उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। कहा जाता है कि जी पार्लियामेंट जो है वो ऊपर है, अदलिया के ऊपर है, और पार्लियामेंट की कानून साजियों के ऊपर ही अदलिया अपने फैसलों की नोयत बना सकती है। तो पार्लियामेंट अगर ऊपर है तो पार्लियामेंट की कानून साजी को ही आगे फ्रंट में रखना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को। तो यहाँ पे इख्तलाफ क्यों है पार्लियामेंट का और सुप्रीम कोर्ट का आपस में? देखिए, पार्लियामेंट कानून बनाती है, ठीक है, और पार्लियामेंट में पार्टीज हैं 2 4 6, और उनमें इख्तिलाफ होता है। और हर पार्टी बोले कि ये कानून का मतलब ये है, दूसरा बोले ये मतलब है। वो तो इंटरेस्टेड पार्टीज है ना, उनका तो जाती अपना मफाद है कि वो बोलेंगे कि आइन का ये शिक को तो इस तरह से देखना चाहिए, दूसरा बोलेगा नहीं इस तरह से देखना चाहिए। कि 63A की भी एक मिसाल ले लें तो पार्टीज तो दोनों किस्म की बातें करेंगी। जो इंटरेस्टेड पार्टी हो वो क्यों ऊपर हो अपनी बात मनवाने की। लेकिन कानून साजी का तो मेरा ख्याल मोराल ज्यादा होना चाहिए ना, कानून साजी की प्रायोरिटी तो ज्यादा हाँ, कानून वो बनाए, उसको न्यूट्रल कोई देखेगी या आपने जो बनाया है इसका मतलब क्या है, और इसीलिए अदालत। लेकिन लेकिन अता बंदयाल साहब के दौर में सर, अता बंदयाल साहब के दौर में एक जजमेंट आई थी, मेरी नजर से गुजरी थी, कि हम पार्लियामेंट की कानून साजी पे भी नजरसानी कर सकते हैं कि उन्होंने दुरुस्त की है कि नहीं। इट्स मीन के पार्लियामेंट की कानून साजी पे नजरसानी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। फिर क्या, जो अगर कल कानून बना दे पार्लियामेंट, आज चेंज कर दे कि जी अभी जो मेंबर्स हैं वो अब 10 साल के लिए बैठेंगे, और जो या ये मेंबर लाइफ टाइम है, जब मर जाएंगे तो उनकी जो जो मरता जाएगा फिर उसकी जगह पे दूसरा इलेक्शन होंगे। तो क्या ये अलाउ कर सकते हैं कोई कि में पार्लियामेंट मुदाखलत उसमें इंटरवीन कर सकता है? इट्स मीन इंटरवीन कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है उस मामले में, इस तरह की जो बालातर हो? या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या उसको चेंज कर सकती है पार्लियामेंट? हम मुख्तसरन अवाम के समझने के लिए मुख्तसरन ये कर सकते हैं कि पार्लियामेंट की कानून साजी अगर वो आउट ऑफ लॉ होगी तो उस पर रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। आउट ऑफ लॉ नहीं, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज भी अगर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को तबाह करे तो ये फैसले
हर जगह हुए, अमेरिका में, बर्तानिया में, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में, हमारी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये पहले फैसले हो चुके हैं कि आप कानून का हुलिया बिगाड़ के पार्लियामेंट में आज ये 5 साल के लिए आए, वो जो मर्जी है करें, फिर तो जब भी ये दूसरा 5 साल के लिए जाएगा वो जो मर्जी है करे, क्योंकि हम सुप्रीम है। पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है फैसला बनाने में, वो फैसला जो आइन के मुताबिकत से हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कानून नहीं बनाती ना, सुप्रीम कोर्ट तो अपनी कोई राय डाल के उसको कानून की शक्ल तो नहीं दे सकती। नहीं, कानून क्या बनाती है सुप्रीम कोर्ट? जो समझती है कि ये मतलब उसकी तशरीह अपने मुताबिक दे सकती है, उसकी तशरीह दे सकती है कि ये इसकी तशरीह ये बनती है और इसको इसका ना इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, एक कानून बना 63 आजकल है ना, कि ये फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए ये पैसों पे बिक ना जाए, एमएनएज एमपीएस कुछ इसमें जो जिनको पैसे से रगबत है, चमक से, तो वो बिक ना जाए, उनका रास्ता रोका जाए। तो इस 63A को कैसा देखा जाए? एक कोर्ट ने कहा कि भाई आपने अगर उनके वोट काउंट किए तो वो तो जेब में पैसे रख के या घर के मारे करके और घर चले जाएंगे, और जो मकसद है वो तो डिफीट हो गया ना। मकसद रोकने का तो 63A का था कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाए, उसको पनिशेबल बनाया जाए। आपने तो उस पार्टी को पनिश कर दिया जिसके आदमी तोड़ दिए गए और उसका वोट काउंट हो गया। एक कोर्ट ने ये सोचा, आज कल कोर्ट ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, काउंट होगा, क्योंकि वो अपनी जमीर के मुताबिक फैसला करें। अब जमीर के मुताबिक मेरे नजर में ये था कि भाई आप पार्टी छोड़ देना, आपको अगर पार्टी से डिसएग्रीमेंट है। सही सर आखिर में, क्योंकि वक्त कम है, आप जाके छांगा मांगा में बैठ जाएं, आप जाके सिंध हाउस में बैठ जाएं, आप जाके मरी में बैठ जाएं। सर वक्त कम है सर। मैं आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे, क्योंकि आप भी बड़े अहम ओहदे पे फाइज रहे हैं और उस दौर में भी जो फैसले आते रहे उस पे आज की हुकूमत जो है वो तनकीद भी कुछ करती रही है। तो एक खत का मामला भी आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कहा जाता था कि कुछ इदारे हमें मजबूर करते हैं, हमें थ्रेट देते हैं, हमें बाउंड करते हैं। क्या आप बतौर जज, बतौर चीफ जस्टिस, बतौर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, मैंने ये सवाल शायद आपसे पहले इंटरव्यू कभी किया था तो उस वक्त भी पूछा था, आज उस खत के तनाजुर में और इस मामलात के तनाजुर में पूछ रहा हूँ, क्या वाकई भी जो अदारे हैं वो अदलिया को इन्वॉल्व करते हैं कि आप हमारी डायरेक्शन पे फैसले दें, या अगर ये हकीकत है तो इट्स मीन के जज वो बाउंड हो जाता है, मजबूर हो जाता है फैसले देने में, तो फिर उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो तो खत्म होगी ना, फिर वो तो जज बनने के लायक नहीं अगर वो किसी दबाव में आके फैसले करता है। देखिए, मैं 10 साल हाई कोर्ट का जज रहा हूँ, 5 साल सुप्रीम कोर्ट। मैंने तो कोई भी, मेरे पास तो कोई आया नहीं कोई इन्फ्लुएंस करने के लिए कि आप ऐसे फैसले लें, किसी किस्म का कोई इदारा आया नहीं। और आप सुन के ये कहेंगे कि जी आप तो यही कहेंगे, आप कौन थोड़ी बोलेंगे अगर आपके पास आया भी होगा। लेकिन मैं ये वसूख के साथ कहता हूँ, और मेरे जजमेंट्स को मैंने कोई लाखों जजमेंट, हजारों तो नहीं लिखे ना, मेरे होंगे 500-600 जजमेंट्स। उसमें आप कोई निकाल के पढ़ के बताए कि ये फैसला जो है ये क्रिटिसिज्म वाला ऐसा है कि इन्होंने इदारे के कहने पे किया, तो वो चीज उससे पता चलता है कि क्या इदारा। लेकिन हो सकता है मेरे जमाने में, अब ये जो इस्लामाबाद वालों ने कहा है तो मैं नहीं इसको जुटला रहा कि उनको नहीं कहा होगा। अगर वो 6 जजेस मिलके कह रहे हैं तो हो सकता है कहा ही हो किसी ने। इंसान जो भी ओहदे पे आता है ना, हर इंसान की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लेकिन सर ये बड़ी हैरान कुन बात नहीं है कि आपके 6 साल दौर में जब आप बतौर जज रहे उस वक्त कोई नहीं आया, तो सिर्फ 2.5 साल दौर में 6 जजेस के पास कोई चला गया? ये बड़ी हैरान कुन बात नहीं है? वैसे हैरान कुन बात क्यों? आप लेबल कर रहे हैं कि हर इदारे के जो भी सरबराह होगा वो वैसे ही करेगा, जो 2 साल बाद भी वैसे ही करेगा। अब कोई नया आ गया, उसने कोई और तरीका अपनाया, मेरे जमाने में वैसे कोई ऐसा तरीका, उनके पास ऐसा कोई केस ही, उनको जरूरत ही नहीं थी कोई ऐसे केस पे
मेरे पे दबाव डालेगी तो सही 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 सही। सर फैसल अरब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया मिरान टीवी के प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम के लिए और तफसीली तौर पे गुफ्तगू की इन सारे मामलात पे। नाज़रीन, आज हमारे साथ फैसल अरब साहब मौजूद थे, साबिक चीफ जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट के और जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने बड़ी तफसीली तौर पे अपने साबिक एक्सपीरियंसेस को भी थोड़ा सा शेयर किया और आईनी मामला जो आजकल चल रहे हैं उस हवाले से गुफ्तगू। इसके साथ अपने मेजबान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।